इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये एनर्जी इक्वेशन है किसकी? कंडक्शन की। जर्नल एनर्जी इक्वेशन ऑफ कंडक्शन मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये जो वीडियो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो तुरंत उस वीडियो पे जाओगे। ठीक है, तो अगर वो आपने पढ़ रखी है तो आप इसको जल्दी जल्दी कर लेना, अगर वो आपने नहीं कर रखी तो इसको आराम आराम से करना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर रखी तो ये नहीं आएगी, कराऊंगा ये भी बेसिक से और वो भी बेसिक से कराई थी, दोनों के दोनों कर लेना। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट दोनों में सेम है, बस डायमेंशंस और पॉइंट्स को लिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं? x, y, z से। इसमें कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं r, phi, z से। ठीक है, बस ये फर्क है, या r, θ, z से, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो इसमें भी कंसेप्ट सेम ही है। क्या अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप बेसिक से सुनो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, फुटबॉल है, फुटबॉल। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, या मैं इसको सिलेंडर बना लेता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने नीचे से हीट सप्लाई की 50 जूल और ऊपर से हीट निकली 20 जूल। तो इसने कितनी, इस सिलेंडर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली? जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी एक बॉटल है, ठीक है, ये मार्कर है, इसके नीचे से मैंने 50 जूल हीट दी और ऊपर से 20 जूल ही हीट निकली, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ हीट रह गई ना, बच गई ना। कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली? तो इसने एब्जॉर्ब या एक्यूमुलेट कितनी कर ली? एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन कितना हुआ बेटे? 30 जूल, मतलब इसके पास 30 जूल हीट बच गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके अंदर एक हीट सोर्स ठोस देता हूं, मतलब मैं इसके अंदर एक हीट सोर्स फिट कर देता हूं। ये मार्कर है, इसके अंदर खोल के मैंने एक हीट सोर्स डाल दिया। ठीक है, हीट सोर्स जैसे कि हीटर जो हीट जनरेट करे। अब मैंने यहाँ एक हीट सोर्स लगा दिया जो हीट जनरेट कर रहा है 40 जूल, मान लो एग्जांपल के तौर पे 40 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितनी हीट इकट्ठी हो गई? अब इसमें देखो 50 जूल गई, 20 निकली, इसकी इस 50 जूल की वजह से तो हीट इकट्ठी हुई 30, और इस हीटर की वजह से हीट कितनी इकट्ठी हुई? 40, तो टोटल कितनी हीट इकट्ठी हुई? 70 जूल। और ये किस किस की वजह से हुई? जो इसने एब्जॉर्ब की या एक्यूमुलेट की, प्लस हीट सोर्स ने जनरेट की। एक्यूमुलेशन प्लस जनरेशन की वजह से इसमें टोटल 70 जूल हीट स्टोर्ड हो गई। ठीक है, तो इसमें जो टोटल हीट स्टोर्ड हुई वो किस किस के इक्वल आई? जो हीट स्टोर्ड हुई है वो एक्यूमुलेशन प्लस जनरेशन के इक्वल आई है। यही कंसेप्ट मुझे लगाना है, एक्यूमुलेशन प्लस जनरेशन इज इक्वल्स टू में स्टोर्ड। ये कंसेप्ट लगाकर यही एनर्जी बैलेंस में लगाऊंगा एक कंट्रोल वॉल्यूम पर, और मैं अपना फाइनल रिजल्ट तक पहुंचूंगा। मैं एनर्जी इक्वेशन निकाल लूंगा कंडक्शन की सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसी कंसेप्ट का यूज करके कि एक्यूमुलेशन प्लस जनरेशन इज इक्वल्स टू में स्टोर्ड होता है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, जब आप वो देखो, अगर आपने वो देख रखी तो आपको पता ही चलेगा कि मैंने बेसिक यूज करा है। ठीक है, और आप पहली बार देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये देख के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले देखोगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया है। ठीक है, तो भैया जी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको ये याद रखना है A प्लस जी इज इक्वल्स टू S। ठीक है, एक्यूमुलेशन प्लस जनरेशन किसके इक्वल है? स्टोर्ड के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक डायग्राम से बना रखा है, बड़ा अजीब वगैरह। ये मेरी कंट्रोल वॉल्यूम, ये कैसा है? इसको अगर आपको अज्यूम करना है तो मेरा हाथ देख लो, ऐसे ऐसे मैंने जब बंद कर रखा है, देखो ऐसे है ना, ये कुछ इधर से बिल्कुल सीधा, फिर इधर से थोड़ा तिरछा, फिर ऐसा ऐसा चपटा सा, मतलब, और फिर पीछे से ऐसा पतला सा। जैसे एक फील दिलवाना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपके पास एक तरबूज है, तरबूज को आपने आधा काटा, 2 टुकड़े हो गए, फिर उस आधे कटे हुए में से आपने ऐसे तिकोना पीस काटा ना, तिकोना, ऐसे तिकोना पीस नहीं काटते ऐसे करके, ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा, मतलब जैसे कि, हाँ जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा ढंग से समझाना चाहूँ तो ऐसे कुछ ऐसा पीस काटते हैं ना। देखो आगे से बिल्कुल सपाट है, इधर से थोड़ा सा तिरछा ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे तिरछा आ रहा है, देखो तिरछा आ रहा है ना, इधर से भी तिरछा,
नीचे से बिल्कुल सीधा, ऊपर से बिल्कुल सीधा, पीछे से भी ऐसे तरबूज का पीस जैसे होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये दिखाना चाहूँ आपको, ऐसे मान लो कि ये बिल्कुल आगे से सीधा है, फिर ऐसे पीछे टेढ़ा आ रहा है, जैसे कि आ नहीं रहा है पर ये पीछे टेढ़ा आ रहा है, मान लो नीचे से बिल्कुल सीधा, ऊपर से बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल टेढ़ा, मतलब ऐसी शेप है यार, ऐसी ऐसी शेप, आगे पीछे सब देखना पड़ेगा। ये मैंने कुछ ऐसा ही बना रखा है, आगे से पीछे ऐसे, ये ऐसे कॉनकेव होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करता हूँ तो एक क्यूब लेता हूँ, ऐसे ही मैं एक सिलेंडर का एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ, जैसे ये सिलेंडर है, जब मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन काटूंगा ना तो कुछ ऐसा ही बनेगा, टेढ़ा सा, ठीक है। तो मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन काट रखा है, वो मैंने यहाँ बना रखा है। आपको क्या याद रखना है, ये जो सिलेंडर का छोटा सा कटा हुआ पोर्शन है, सिलेंड्रिकल सिस्टम जो भी है आपका, ठीक है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट जो है उसकी एक डायमेंशन है r,d5, ठीक है, और ये लंबाई है dz, सॉरी ये इसकी लंबाई है dz, और ये वाली डायमेंशन है dr, ये dr है, ये dz है, ये भी dr है, r,d5 है, ये भी r,d5 है, ये dr है, ये भी dr है, ये dz है, ये भी dz है, ये भी dz है, मतलब ये देखो ऐसा कुछ है, मान लो ये ऐसा है, ये वाली जो है ना, ये जो है ऐसे देखोगे r,d5 है, ये r इंटू d5, ये dz है, और ये जो है ना ये इतनी सी, ये सीधी, ये dr है, ठीक है। अब इस पर मैंने ये समझा दिया है, अब मैं पहले जनरेशन, पहले इसकी वॉल्यूम बताना कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी आएगी, तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दो, r,d5 एक डायमेंशन इंटू dr दूसरी डायमेंशन इंटू dz, यही तो आएगी वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आएगा। इसका मास कितना आएगा, मास क्या होता है यार, देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास निकालने के लिए दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मास आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी ये इंटू डेंसिटी, r,d5 इंटू dr इंटू dz इंटू डेंसिटी क्या है रो, ये मास आ गया, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अभी यूज करूंगा इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले है ना जनरेशन वाले टर्म की वैल्यू निकालता हूँ, मुझे इन तीनों टर्म की वैल्यू निकालनी है, एक्यूमुलेशन की भी, जनरेशन की भी और स्टोर्ड की भी, AGS ये तीनों निकालूंगा, और फिर जैसे इक्वेशन लिखी वैसे ही इसमें डाल दूंगा, मेरी इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले मैं जनरेशन पे काम कर रहा हूँ, जनरेशन G, जनरेशन, मान लो जो इसमें हीट सोर्स रखा हुआ है ना, इसके अंदर हीटर जो रखा हुआ है वो एनर्जी जनरेट कर रहा है QG क्या है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर टाइम। अगर आपको डायमेंशन के बारे में देखना है ना तो इससे भी समझ लो, देखो ये वाली dz है, ये सीधी, ये वाली dr है, और ये वाली क्या है r,d5, ये वाली क्या है r इंटू d5, ये dz, और ये पीछे आ रही है dr, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया यहाँ से r,d5 dz और ये dr, ठीक है। हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर टाइम, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इसकी सारी डायमेंशन मीटर में है, ये जो आपके पास सिस्टम है ना, इसकी सारी डायमेंशन एक बार के लिए मान लो किसमें है, मीटर में, ठीक है। अगर मीटर में है तो इसकी वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगी, तो QG का मतलब इसके लिए क्या होगा कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है वो QG है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इस सिलेंड्रिकल जो एलिमेंट है इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है, 1 सेकंड टाइम में जो हीट जनरेट हो रही है वो QG है, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, इतनी है। या फिर ऐसा कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है वो है QG, या 1 फुट क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है वो है QG। तो एक वॉल्यूम में इतनी हीट जनरेट हो रही है QG, इतनी वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट होगी, हीट जनरेटेड इन V वॉल्यूम, ये है एक वॉल्यूम में जो हीट जनरेट हो रही है, तो हीट V वॉल्यूम में कितनी जनरेट होगी, हीट जनरेटेड इन V वॉल्यूम, V वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट होगी, बस इसको V से गुना कर दूंगा,
यार एक पेन 10 रुपए का है, तो 5 पेन कितने के आएंगे? 5 को 10 से गुणा कर तो 50 रुपए के। एक पेन 10 रुपए का, 5 पेन 50 के, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बस। तो एक वॉल्यूम में हीट जनरेट होगी क्यूजी, तो वी वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट होगी? क्यूजी इंटू वी। ठीक है, एक सेकंड में इतनी हीट जनरेट हो रही है। ये क्या है? एक सेकंड में जो हीट जनरेट हो रही है एक तरीके से, वी वॉल्यूम के अंदर जो एक सेकंड में हीट जनरेट हो रही है। तो वी वॉल्यूम के अंदर डी टाउ सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी? हीट जनरेटेड इन वी वॉल्यूम इन डी टाउ सेकंड। ये एक सेकंड में जनरेट हो रही है इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर वी वॉल्यूम में जो हीट जनरेट हो रही है वही है क्यूजी इंटू वी। वी की वैल्यू ये रही, ये ठीक है, ये वी की वैल्यू है। और डी टाउ सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी? यहाँ लिख देता हूँ, इन डी टाउ सेकंड हीट जनरेटेड इन वी वॉल्यूम कितना आएगा? डी टाउ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मीटर की वॉल्यूम में हीट जनरेट होती है 20 जूल। ठीक है, तो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी हीट जनरेट होगी? 200 जूल। एक सेकंड में, अब ध्यान सुनना, एक सेकंड में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हीट जनरेट हो रही है 200 जूल। एक सेकंड में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हीट जनरेट हो रही है 200 जूल। ठीक है, तो 2 सेकंड में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हीट कितनी जनरेट होगी? 200 गुणा 2, 400 जूल। समझ गए? ये है कि एक वॉल्यूम हीट जनरेट हो रही है क्यूजी, वी वॉल्यूम में एक सेकंड में हीट जनरेट हो रही है क्यूजी इंटू वी। यही होगी, इसी से अंदाजा लगा लोगे आप। तो डी टाउ सेकंड में वी वॉल्यूम के अंदर कितनी हीट जनरेट होगी? क्यूजी इंटू वी इंटू डी टाउ। बस वी की वैल्यू यहां से डाल दो, तो ये जनरेशन टर्म आ गई। ये क्या आ गई? जी की वैल्यू आ गई। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यूजी इंटू वी इंटू डी टाउ। ठीक है, ये सिंपल मैंने लिख दिया, क्यूजी इंटू वी इंटू डी टाउ। वी की वैल्यू ये है आर डिवाइड डी आर इंटू डी जेड। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो मेरी एक टर्म तो सोल्व हो गई है, बाकी 2 टर्म रहती है। ठीक है, जी की वैल्यू मैं जरा साइड में लिख लूं, ये जो आई है ये वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं। जी की वैल्यू है बेटे क्यू जी इंटू वी इंटू डी टाउ। ये डी जेड नहीं है, डी टाउ मतलब है छोटा सा टाइम। ठीक है, डी टाउ टाइम में। अब मैं काम करता हूं एस पे, स्टोर्ड पे, स्टोर्ड एस। देखो एक बात बताओ, हर एक बॉडी जो होती है ना उसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी ये क्या होता है? ओ माय गॉड इंटरनल एनर्जी सबको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी सब जिसको नहीं पता, एक बॉडी के पास जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है ना उन सबके सम को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है उन सभी के सम को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। या फिर ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी कहते हैं कि अगर एक बॉडी है तो उस बॉडी को बनाने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ बॉडी फ्रॉम नोवेयर। आपके पास अगर एक बॉडी है ही नहीं तो उस बॉडी को बनाने में जो आपने एनर्जी खर्च की है ना वो उसकी इंटरनल एनर्जी। जैसे मार्कर अगर आपके पास है ही नहीं तो इस मार्कर को बनाने में जो एनर्जी लगेगी ना वो इंटरनल एनर्जी होगी इस मार्कर की। इतना समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, जब ये सिलेंडर था, जब इस सिलेंडर को बनाया गया होगा तो इसकी कोई इंटरनल एनर्जी रही होगी U1। और जब मैंने इसके अंदर हीट सप्लाई की 50 जूल और इसमें से निकाली 20 जूल तो इसके अंदर 30 जूल इकट्ठी होगी, और मैंने हीटर से इसको 40 जूल और दे दी थी तो 70 जूल और इकट्ठी होगी। तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो पहले U1 थी अब वो U1 से क्या हो गई होगी? U2। और U2 क्या आया होगा? U1 प्लस 70। मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी ना जब मैंने इसके अंदर हीट स्टोर भी करवाई, जब मैंने इसके अंदर हीट इकट्ठी भी की और जनरेट भी की, एक्युमुलेशन भी किया, एब्जॉर्ब भी करवाई और जनरेट भी करवाई, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? U1 को इधर ले आओ, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू 70 जूल। यानी जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं आ रही। U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिख दो ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना इस बॉडी में, किसी भी बॉडी में, क्यूब हो चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसी के इक्वल आ रही है। मतलब जो मुझे स्टोर्ड एनर्जी निकाली वो कैसे निकलनी है? चेंज जो आएगा इंटरनल एनर्जी का उसी से निकलेगी।
चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल्स टू में स्टोर्ड एनर्जी। अब चेंज इन इंटर एनर्जी क्या होती है? चेंज इन इंटर एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, नहीं भी पता है तो दोबारा यहाँ से याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा। चेंज इन इंटर एनर्जी होती है mCp डेल्टा टी, ठीक है। अब मैं इसको डेल्टा टी लिखूं या कुछ भी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ल टी लिखूं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कर्ल टाउ से मल्टीप्लाई कर्ल टाउ से डिवाइड कर देता हूँ, यही आ गया मेरा स्टोर्ड एनर्जी। मैंने कहा ना स्टोर्ड एनर्जी और चेंज इन इंटर एनर्जी बराबर आएगी। और इंटर एनर्जी का चेंज कैसे आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। इंटर एनर्जी बढ़ी है, U1 से U1 प्लस 70 हुई है, इंटर एनर्जी बढ़ी है मतलब इंक्रीज हुई है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो इसे क्या बोलूंगा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं क्या बोलूंगा? स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये टर्म तो वॉल्यूम के इक्वल है ना, आर डी फाई डी आर इंटू डी जेड, तो इसको ऐसे लिख दूं, इसको v ही लिख दूं और इसको रो लिख दूं, तो मास रो इंटू वी के इक्वल लिख दूं। तो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? इंक्रीज इन इंटर एनर्जी, और इंक्रीज इन इंटर एनर्जी यहाँ से आ रही है। बस मैंने इसको डी टाउ से मल्टीप्लाई डी टाउ से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एम की वैल्यू क्या आएगी? मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू ये है सीपी, हीट कैपेसिटी। इंटर एनर्जी किसके इक्वल आती है? मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू में हीट कैपेसिटी इनटू में राइज इन टेम्परेचर। इसको भूल जाओ, राइज इन टेम्परेचर यहां लिख देता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आती है बेटे? मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द बॉडी या सॉलिड, कोई भी मास ऑफ द बॉडी इनटू में हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यहाँ पे सीपी है, मास है में सीपी, और इनटू में राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसका बढ़ा है, ठीक है। ये होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैंने मास भी लिखा, सीपी भी लिखा और कर्ल टी लिखा। चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, उसको मैंने डी टाउ से मल्टीप्लाई डी टाउ से डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गया? रो वी स्टोर्ड एनर्जी, कर्ल टी अपॉन कर्ल टाउ इनटू कर्ल टाउ। ये डी टाउ नहीं, यहाँ पे भी कर्ल टाउ ही लिख लेते हैं फिर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? स्टोर्ड एस भी आ गया, जी भी आ गया, मुझे ये पे काम करना, मैं एस को भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा आ चुका है मेरा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बस मुझे एक वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस की वैल्यू। ये क्या आई थी? रो इंटू वी इंटू सी पी कर्ल टी अपॉन कर्ल टाउ। देखो मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे निकालना था ए, मुझे निकालना था जी, मुझे निकालना था एस, जिसमें से मैंने क्या क्या निकाल लिया है, जिसमें से मैंने निकाल लिया है जी, जिसमें से मैंने निकाल लिया एस। अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे निकालना ए है एक्युमुलेशन, कितने एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। ये थोड़ा सा टेढ़ा खेल है, इसको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात मत लेना। अब देखो, पहले पहले मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि ये समझो कि इधर से हीट आ रही है। देखो डायमेंशन तुम्हें पता होगा कि ये डी जेड है, ये आर डी फाई है, ठीक है, और ये डी आर है। मुझे इस वाले फेस का एरिया बताना जरा, इस वाले फेस का एरिया कितना होगा? दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस। ये क्या है? आर डी फाई, ये आर डी फाई है तो ये भी आर इंटू डी फाई है, तो आर इंटू डी फाई इंटू डी जेड। तो इस वाले फेस का एरिया क्या है? आर इंटू डी फाई इंटू डी जेड। और इसके जस्ट जो अपोजिट है ये वाला, तुम्हें दिख रहा होता है ये वाला, मतलब मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये वाला, इसका भी यही आएगा आर डी फाई इंटू डी जेड, है ना। तो यहां से हीट गई और इधर से हीट निकली, ठीक है। मान ले ये कोई सी डायरेक्शन है, मान लो इसको मैं फाई डायरेक्शन बोल देता हूँ। ये डायरेक्शन जो है ना, कौन सी? ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको मैं फाई बोल देता हूँ। ये मैं क्यू फाई मान देता हूँ, मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, क्यू फाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो फाई डायरेक्शन में मेरे पास दो सरफेस पड़ेंगे, फाई डायरेक्शन में मेरे पास दो सरफेस पड़ेंगे। ये जो डायरेक्शन है, कौन कौन से? ये फाई डायरेक्शन है, ठीक है। फाई डायरेक्शन में मेरे पास कौन कौन सरफेस बचेंगे? एक मिनट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फाई डायरेक्शन में मेरे पास दो सरफेस पड़ेंगे, एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस जो इसके जस्ट अपोजिट है। इस सरफेस से हीट जाएगी, इस वाले सरफेस से हीट निकलेगी, इस वाले से हीट निकलेगी इस तरफ से। अगर इससे 50 गई, इधर से 30 निकली, तो 20 इकट्ठी हो गई ना फाई डायरेक्शन में हीट। ऐसे इस सरफेस के लिए निकालूंगा, ऐसे इसके लिए, हर एक सरफेस के लिए निकालूंगा, ठीक है। तो ये तो फाई वाली हो गई, तो इसका एरिया
आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालूंगा मैं हीट कितनी इकट्ठी हुई? फोरियर लॉ से। ठीक है, तो फाइव डायरेक्शन में ये फेस वन है, जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, ये फेस वन है और ये वाला फेस टू है। ठीक है, तो फेस वन पर इनलेट कितना हो रहा है हीट का? इनलेट ऑफ हीट, इनलेट ऑफ हीट ऑन फेस वन, फेस वन। मैं इसका नाम रख देता हूँ वन। ये वन ये वाला नहीं है, ये पीछे वाला है, ये वाला नहीं है। ये जो फेस है ना, ये आगे वाला, ये है, और इसके जो बराबर में है ये, उसका नाम मैंने वन रखा है, और इसका नाम मैं रख दूंगा टू। ये जो आगे दिख रहा है ना मुझे, टू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो फेस वन पर इनलेट कितना होगा हीट का? वही माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये तो हीट का रेट आ गया, डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा मैं। हाँ, कौन सी डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये आर डी फाई है, ये डी जेड है, हीट इस तरफ आ रही है, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है? डी आर, डी आर ही तो पड़ रही है। देख लो, खुद देखो बेटा, ये आर डी फाई है बेटा, ये डी जेड है, हीट उधर जा रही है, उस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है? डी आर। तो मुझे डी आर लिखना पड़ेगा, डी एक्स नहीं लिख सकता मैं, तो यहाँ मैं कर्ल आर लिखूंगा। ठीक है, समझ गए? हाँ समझ गए। अब मैं क्या करूं? एरिया कितना आएगा? एरिया मैंने बता दिया है, आर डी फाई इंटू डी जेड। अरे डी आर को छोड़कर बाकी जो डायमेंशन बच जाए ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? समझ गए। ये तो आ गया फेस वन का इनलेट फाइव डायरेक्शन में। अब देखो फेस टू का। अब मुझे कैसे पता लगेगा फेस टू से कितनी हीट निकल रही है? मैंने तो एग्जांपल ये था जब की बात थी, यहां से मैं आपने कह दिया कि फाइव हीट, क्यू फाइव हीट गई, इधर से कितनी निकलेगा? ये डी आर है, तो टेलर सीरीज यार, बिल्कुल सिंपल है। दोबारा बता देता हूँ, बार बार बताता आता हूँ। यहाँ पर मान लो एक फंक्शन है, एफ एक्स वैल्यू है, एफ वन नाम दे देते हैं इसको। मुझे डी एक्स डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ टू कितनी आएगी? तो क्या करते हैं एफ टू निकालने के लिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू एफ एक्स है एक पॉइंट पर, और डी एक्स डिस्टेंस बाद आपको उसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी, तो क्या करोगे? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है? एफ एक्स, फिर इनिशियल वैल्यू का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन उसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लेना जिस डायरेक्शन में आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो। आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इनटू में जितने डिस्टेंस के बाद आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, डीएक्स डिस्टेंस के बाद वैल्यू चाहिए तो डीएक्स से मल्टीप्लाई। ये इंक्रीमेंटल डिस्टेंस होता है या इंक्रीमेंटल लेंथ। अब इसको मैं इसी पे अप्लाई करता हूँ। देखो ये मेरा आर, यहाँ पर मेरी हीट क्यू फाइव है, क्यू फाइव है ना हीट, मुझे यहाँ हीट चाहिए, और डी आर डिस्टेंस के बाद हीट चाहिए, और डी आर की डायरेक्शन में चाहिए हीट, डी आर डिस्टेंस के बाद चाहिए ना हीट, तो ये तो डी आर हो गया। मेरी हीट यहाँ पर कितनी है? क्यू फाइव। कैपिटल लिखूं स्मॉल लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट सिंबल है। ठीक है, वैल्यू तो इसकी यही आनी है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी हीट की? मान लो यहाँ पर वैल्यू आ रही है क्यू डैश फाइव, तो वो कितनी आएगी? क्यू डैश फाइव आएगी इनिशियल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डायरेक्शन आर है, और डी आर से मल्टीप्लाई, यही आएगी। अब मुझे पता लगाना है कि हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई फाइव डायरेक्शन में। कैसे पता लगाऊंगा? 50 आई, 30 चली गई, 50 में से 30 घटा दिया, 20 मिल गया ना। आई 50, ये 50 है, गई 30, 50 में से 30 घटाऊंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि फाइव डायरेक्शन में कितना एब्जॉर्ब हुआ है हीट का। तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें से घटा दूंगा, इस वाले इक्वेशन में से ये घटा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? एक्यूमुलेशन इन फाइव डायरेक्शन, क्या लिखूंगा यहाँ? मैं मिटा देता हूँ ये सारी चीजें, यहाँ लिख देता हूँ। आपको ये सारी वैल्यू याद रखनी है, एक तो ये, एक ये। ठीक है, चलो मैं क्यू फाइव की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ ना, माइनस के आर डी फाइव डी जेड कर्ल टी बाई कर्ल आर। मुझे तो याद है, बस आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ। मैं तो बेटा याद कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना? समझ के, तो मेरे को तो याद ही रहेगी ना। तो फाइव डायरेक्शन एक्यूमुलेशन कितना हुआ? ए इन फाइव डायरेक्शन। कैसे निकालूंगा? क्यू फाइव माइनस क्यू डैश फाइव। क्यू फाइव की वैल्यू क्यू फाइव ही रहने दो, क्यू डैश फाइव की वैल्यू ये डालो, माइनस का क्यू फाइव माइनस कर्ल बाय कर्ल आर इंटू क्यू फाइव इंटू डी आर। तो ये दोनों तो कट गए,
माइनस कर्ल बाय कर्ल आर, क्यू फाई के लिए डाला यहाँ से माइनस के आर डी फाई डी जेड, ये डी टाउ नहीं है डी जेड। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया गलती से, मैं ये बता रहा था कि रेट ऑफ हीट है और मुझे हीट चाहिए, ये क्या है, ये है हीट अपॉन टाइम, और मुझे सिर्फ हीट चाहिए, ये है हीट अपॉन टाइम। अब जब मुझे हीट चाहिए तो मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ताकि टाइम से टाइम कट जाए, तो मैं क्या करूंगा हर जगह डी टाउ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मुझे हीट, ये डी टाउ का है टाइम, ताकि मुझे क्या मिल जाए बेटे, हीट मिल जाए। एक मिनट, यहाँ पे भी ये क्यू फाई की वैल्यू ये लिख लेना बस, जो तुमने लिखी थी ना माइनस के ए कर्ल टी बाय कर्ल आर, इसको डी टाउ से मल्टीप्लाई कर लो बस, या कर्ल टाउ से मल्टीप्लाई कर लो, जो तुम चाहो कर्ल टाउ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे भी कर्ल टी बाय, ये तो देखो ये तो मैं फाई वैल्यू पुट कर, क्यू फाई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कर्ल के इंटू एरिया आर डी फाई इंटू डी जेड, ठीक है, अपॉन में कर्ल टी इंटू कर्ल आर इंटू क्या आएगा ये डी आर इंटू क्या आएगा कर्ल टाउ, बस और कुछ नहीं किया। खिचड़ी सी पक गई क्या, आ गया होगा समझ मेरे हिसाब से। बस हर जगह आपको कर्ल टाउ से मल्टीप्लाई कर देना, क्यू फाई को भी क्यू डैश फाई को भी, ठीक है, और इसमें भी टाउ आ जाएगा। अभी आगे, इससे आगे जब मैं अदर डायरेक्शन निकालूंगा ना, उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। बस एक मिनट का सबर रख लो, बस एक मिनट, अभी समझाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कर्ल बाय कर्ल आर के आर डी फाई डी जेड, ये जेड है, कर्ल टी बाय कर्ल आर, ठीक है, डी आर डी टाउ या कर्ल टाउ। अब देखो इसमें से आर आर की टर्म बाहर नहीं आ सकती, बाकी सारी टर्म बाहर निकाल लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, अच्छा ये तो एक ही ब्रैकेट में है ना, सॉरी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, के बाहर आ गया, ये एक ब्रैकेट में है सारा, फाई की वैल्यू है, के बाहर आ गया, डी फाई बाहर आ गया, डी जेड बाहर आ गया इस ब्रैकेट से, और पीछे वाले में ले आओ डी आर इंटू कर्ल टाउ, क्या क्या बच गया, इसकी इससे करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये नहीं, इसको ऐसे लिख दो कर्ल बाय कर्ल आर, ठीक है, आर कर्ल टी बाय कर्ल आर, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। मत सोल्व करो इसको, सोल्व करने का भी कोई फायदा नहीं, लास्ट में कर देंगे। तो ये फाई डायरेक्शन में जो हीट का एकोमोडेशन होगा ना वो आ गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई। वॉल्यूम क्या थी, वॉल्यूम थी आर डी फाई डी जेड और डी आर, यहाँ पर डी फाई है, डी जेड है, डी आर है, ठीक है, बस आर की कमी है, तो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो ये चीज क्या बन गई, आर डी फाई डी जेड डी आर वी, इसको क्या लिख दूंगा, के इंटू वी इंटू कर्ल टाउ अपॉन में आर, और यहाँ क्या आ गया, कर्ल बाय कर्ल आर, आर कर्ल टी बाय कर्ल आर, ठीक है। अभी से सोल्व नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक डायरेक्शन का, फाई डायरेक्शन का क्या आया है, ये सिर्फ फाई डायरेक्शन का आ गया एकोमोडेशन, अब बाकी डायरेक्शन का रह रहा है, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं, और मैं वो टाउ वाली चीज समझाता हूँ आपको दूसरे डायरेक्शन के एग्जाम्पल से, ठीक है, बस ये मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ फाई डायरेक्शन का एकोमोडेशन कितना आया, फाई का ये आया के वी कर्ल टाउ अपॉन आर कर्ल बाय कर्ल आर, आर कर्ल टी बाय कर्ल आर, यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, आई होप। ओहो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या आ गया, के वी कर्ल टाउ अपॉन में आर, और क्या आ गया, कर्ल बाय कर्ल आर इंटू आर कर्ल टी बाय कर्ल आर। आई होप ये विजिबल होगा, फिर भी मैं देख ही लेता हूँ विजिबल है, ठीक है। अब मैं दूसरी डायरेक्शन समझाता हूँ आपको, टाउ वाला फंडा समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है वो, उसके बाद अपना काम आसान हो जाएगा। अब मैं कौन सी डायरेक्शन, अब मैं नीचे ऊपर वाली डायरेक्शन लेता हूँ, मैंने एक तो आगे पीछे वाली ले ली, एक तो मैंने आर डी फाई और डी जेड वाली डायरेक्शन ले ली, अब मैं नीचे ऊपर वाली लेता हूँ, इसमें डायमेंशन क्या क्या आएगी, आर डी फाई इंटू डी आर, एरिया यही तो होगा इसका, दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, ये क्या है डी आर, और ये क्या आर डी फाई, इधर से हीट जाएगी नीचे से और ऊपर निकलेगी, और ये डायरेक्शन कौन सी आएगी हीट के फ्लो की, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड, डी जेड, तो हीट के फ्लो की डायरेक्शन डी जेड है। तो इस पर जब मैं फोरियर लगाऊंगा माइनस के ए डी टी बाय
डी आर की जगह मैं डी जेड लिखूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में मान लेता हूँ, कौन सी डायरेक्शन मानू, इसको मैं जेड डायरेक्शन मान लेता हूँ, ठीक है। नीचे से ऊपर वाली, नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन में क्यू जेड, यहाँ क्यू डैश जेड लिख देता हूँ, यहाँ क्यू जेड लिख देता हूँ। क्यू जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के ए कर्ल टी बाय कर्ल जेड, ठीक है। अब देखो टाउ वाला फंडा जो है मैं वो समझा रहा हूँ बेटे मेरे। मैंने कहा कि ये जो फोरियर लाइन है ये मेरे को देता है हीट अपॉन टाइम। आपने कहा बिल्कुल सर बिल्कुल, मुझे चाहिए सिर्फ हीट, तो मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सिर्फ हीट नहीं मिल जाएगी, टाइम से टाइम कट जाएगा, है ना। और मैं किस टाइम से मल्टीप्लाई करूँ, जिस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, हमेशा डी टाउ छोटे से टाइम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बस इसको कर्ल टाउ टाइम से या डी टाउ टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे हीट मिल जाएगी। और एरिया क्या बताया, लिखने का तरीका तो मैंने बता ही दिया कि जेड आ गया, 3 डायमेंशन थी, एक तो आर डी फाई, एक डी आर, एक डी जेड। जेड उठा लिया ना तो बाकी जो 2 डायमेंशन बच गई उनसे एरिया आ जाएगा आर डी फाई इंटू डी आर। और वैसे मैं समझा ही चुका हूँ, कर्ल जेड इंटू कर्ल टाउ, ये जेड है और ये टाउ है, ठीक है। हाँ जो दोबारा समझा देता हूँ, एरिया कैसे आएगा बेटे, देखो इस वाले सरफेस का इस वाले सरफेस का एरिया सेम आएगा, आर डी फाई इंटू डी आर, ये डी जेड है। इधर से ऊपर हीट आ रही है, नीचे से ऊपर, तो किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में। तो ऊपर वाले सरफेस की हीट कितनी आएगी, जैसे मैंने पिछले बताया, इनिशियल प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन जेड। और कितने डिस्टेंस बाद निकाल रहा हूं मैं हीट, जेड डिस्टेंस बाद, ये जेड ही तो है, जेड डिस्टेंस के बाद हीट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आगे समझ में, बस एक्युमुलेशन कितना हुआ होगा, नीचे से मैंने जितनी डाली ऊपर से जितनी निकली, 50 डाली 30 निकली, एक्युमुलेशन कितना हुआ 50 माइनस 30, मतलब नीचे से जो इनलेट दिया और आउटलेट जो आया, इनलेट माइनस आउटलेट, क्यू जेड माइनस क्यू जेड डैश। मैंने जितनी हीट डाली, मैंने 50 डाली, निकली 30, ये निकलने वाली है, ये डलने वाली, ये इनपुट है, इनपुट हीट फ्रॉम बॉटम सरफेस, ये है आउटपुट हीट फ्रॉम टॉप सरफेस, टॉप सरफेस का आउटपुट बॉटम सरफेस से इनपुट। तो इनपुट माइनस आउटपुट करूंगा, इनपुट माइनस आउटपुट, घटा दो, क्यू जेड माइनस क्यू जेड डैश, इसकी वैल्यू डाल दो, क्यू जेड डैश की क्या है, क्यू जेड माइनस कर्ल बाय कर्ल जेड क्यू जेड डी जेड, ठीक है। खट खट क्यू जेड, ये देखो आप, ये क्या बच गया, ये क्या है, एक्यूमुलेशन है जेड डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का एक्यूमुलेशन निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस कर्ल बाय कर्ल जेड। टाउ वाला फंडा क्लियर हो गया ना यहाँ पे, तो ये डाल दो क्यू जेड की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, माइनस के आर डी फाई डी आर कर्ल टी बाय कर्ल जेड इंटू डी कर्ल टाउ, और बाहर क्या है डी जेड। अब देखो जेड है बाहर वेरिएबल, तो जेड वाली टर्म बाहर नहीं आएगी, बाकी सब बाहर निकाल लो। ये क्या है, ये टाउ है, जेड नहीं है, बाकी सब बाहर निकाल लो, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड डायरेक्शन का एक्युमुलेशन कितना आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल जेड, ठीक है। क्या क्या रह जाएगा अंदर, बस ये रह जाएगा सिर्फ कर्ल टी बाय कर्ल जेड, बाकी सब बाहर, आर डी फाई डी आर, ये डी जेड यहाँ से आ गया, और कर्ल टाउ यहाँ से आ गया, आर डी फाई डी आर और के और आ गया, आर डी फाई डी आर डी जेड, ये वी है, तो इसको वी लिख दो इसकी जगह, आर डी फाई डी आर और डी जेड की जगह क्या लिख दूंगा, वी, और ये एच डी लिख दूंगा, तो वी कर्ल टाउ के, ठीक है, वी कर्ल टाउ के, ये एक्युमुलेशन आ गया, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। अब इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे संभाल के, ये जेड डायरेक्शन का एक्युमुलेशन कितना आया, कर्ल बाय कर्ल जेड। इसको जब मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा तो सीधा आ जाएगा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर, और क्या बच जाएगा, के वी कर्ल टाउ, के वी कर्ल टाउ, बस, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब अगली डायरेक्शन पे काम करते हैं, नीचे ऊपर का ले लिया, पीछे आगे, आगे पीछे का ले लिया, अब बचा क्या, फ्रंट और बैक। देखो मैंने बॉटम टॉप का ले लिया, राइट लेफ्ट का ले लिया, अब फ्रंट और बैक का बचा है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट एक्युमुलेशन निकाल लूंगा उससे, बस डायरेक्शन का फिर समझा देता हूँ, टोटल एक्युमुलेशन आ जाएगा ना फिर जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा। तो मैंने देखो राइट लेफ्ट का एक्युमुलेशन निकाला, बॉटम टॉप का निकाला, मैं फ्रंट और बैक का निकालूंगा, ठीक है।
फ्रंट और बैक का कैसे आएगा, देखो सिंपल, मैं कह चुका हूं ये dz है, ठीक है, मैं कह चुका हूं ये r/d है, मैं कह चुका हूं ये dr है, मैंने ये निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया, मेरा ये बचता है फ्रंट बैक, ठीक है, मैंने ये निकाल लिया है, कौन कौन सा, r/d और dz, इस पे अब मेरे को इस पे काम करना है, ये वाला जो सरफेस है मेरा, ये dr डायमेंशन है इसकी और ये dz डायमेंशन है, कौन कौन सी, dr और dz, इस पे काम करना है मुझे। एरिया क्या आएगा, dr इंटू dz, यहां से एंटर करेगी इधर से, एक तरह से ये है, मैंने जो बना रखा है वो ये है, ये आपका dr है, ये आपका dz है, ठीक है, यहां से एंटर करेगी इधर से निकलेगी, इधर से एंटर करेगी इधर से निकलेगी, तो डायरेक्शन कौन सी होगी फ्लो की, r/d, भाई dr ले ली, ठीक है, dz ले ली, मोशन डायरेक्शन बची कौन सी, तीसरी कौन सी, r/d, तो r/d में फ्लो होगा, बस सिंपल, क्या करूंगा मैं, इनपुट फेस की हीट क्या आएगी, मान लो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये r डायरेक्शन है, r डायरेक्शन, ठीक है, इनपुट कितना आएगा QR, वो कितना आएगा -k dr इंटू dz, ठीक है, कर्ल t अपॉन r/d इंटू कर्ल टाउ, टाउ से मल्टीप्लाई जरूर करनी है, तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट निकालने का तरीका टेलर सीरीज q डैश r कैसे आएगा, QR प्लस में QR का डेरिवेटिव r/d के रिस्पेक्ट में, है ना, QR का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, r/, के, और r/d से मल्टीप्लाई, जितना डिस्टेंस बाद आपको निकालना उसी से मल्टीप्लाई, जनरली यहाँ जो होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब इकट्ठा कितना हुआ, इनपुट माइनस आउटपुट, एक्यूमुलेशन इन r डायरेक्शन कितना आएगा, QR माइनस QR डैश, और QR डैश की वैल्यू क्या है, QR डैश की वैल्यू है QR माइनस कर्ल बाय r कर्ल फाई इंटू r/d, ये दोनों कट गए, माइनस कर्ल बाय r कर्ल फाई, ठीक है, यहां से वैल्यू डाल दो, सॉरी यहाँ पे आपका QR बच गया, यहां से वैल्यू डाल दो, आप चाहो ना तो खटैक, सॉरी यहाँ खटैक खटैक इसको उड़ा देना, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ d, इसके वैल्यू डाल दे यहाँ से QR की, ये क्या है -k, इसको बाद में लिखूंगा पीछे, d यहाँ लिख देता हूँ, -k dr dz कर्ल t अपॉन में r कर्ल फाई इंटू डी टाउ, ये r कुछ नहीं है, भूल जाना इसको, बस फाई वाली टर्म रहने दो अंदर, बाकी सब बाहर निकाल दो, ठीक है, बाकी सब आ जाएगा बाहर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k बाहर आ गया, dr बाहर आ गया, dz बाहर आ गया, और ये बाहर है ही, d बाहर आ गया, d टाउ बाहर आ जाएगा, ये वाला कर्ल टाउ, बस इसका इसके साथ डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, ये r नीचे वाला बाहर आ गया, कर्ल स्क्वायर t अपॉन में कर्ल फाई स्क्वायर, देखो वॉल्यूम के लिए मेरे को r/d चाहिए, यहाँ r नहीं है, तो मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ, r से डिवाइड, जब डिवाइड करूंगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, r/d dr dz तीनों आ गए, तो इनकी जगह लिख दूंगा v, ये टाउ है, के वी टाउ, हर जगह आएगा ये के वी टाउ, कर्ल टाउ अपॉन में r स्क्वायर, ये r डायरेक्शन का आएगा, तो इन तीनों डायरेक्शन के एक्यूमुलेशन को जोड़ देता हूँ, तो टोटल ये आ जाएगा, तो तीनों को जोड़ दो, ठीक है, तो मुझे टोटल एक्यूमुलेशन मिल जाएगा, तो टोटल एक्यूमुलेशन कितना आ गया बेटे, इन तीनों को जोड़ लेता हूँ, मैं सीधा पुट कर देता हूँ, एक्यूमुलेशन इन तीनों को जोड़, ओ ये कर दी गलती, क्या, के सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं फाई का लिख लूँ, के वी कर्ल टाउ कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल फाई स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने r डायरेक्शन जो भी पीछे निकाला था वही लिख दिया, अब मैं इसका लिख रहा हूँ, इस वाले का लिख देता हूँ, कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर के वी कर्ल टाउ, अब मैं इसका लिख देता हूँ, प्लस में के वी कर्ल टाउ अपॉन r, ठीक है, इसमें नीचे r स्क्वायर था, ठीक है, और ये क्या आ गया कर्ल बाय कर्ल r, ठीक है, ये मेरे याद रह जाएगा, कर्ल बाय कर्ल r कर्ल t बाय कर्ल r, ये टोटल एक्यूमुलेशन आ गया, a की वैल्यू आ गई प्लस g कितना है, ये रहा qg v कर्ल टाउ, ठीक है, इज इक्वल्स टू s की वैल्यू ये रही
रो वी सी पी कर्ल टी अपॉन कर्ल टाउ इंटू कर्ल टाउ। देखो हर जगह से कैंसिल क्या होगा, v और टाउ, v और टाउ, v और टाउ, v और टाउ, v टाउ, v टाउ, v टाउ, v टाउ। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। अब हर जगह k से डिवाइड और कर दो, यहाँ भी k से डिवाइड, यहाँ भी k से डिवाइड, यहाँ भी k से डिवाइड, हर टर्म को k से डिवाइड कर दो और यहाँ भी k से डिवाइड। तो ये तो कट गए k, ठीक है, k और k। तो बचा क्या, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा सबसे पहले कर्ल स्क्वायर टी अपॉन में कर्ल फाई स्क्वायर अपॉन में 1/r स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 1/r कर्ल अपॉन कर्ल r, अंदर बचा r कर्ल टी बाय कर्ल r प्लस क्यू जी अपॉन के इजिकल्स टू में रो वी अपॉन रो सी पी अपॉन के कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बताता हूँ कुछ टर्म्स। रो सी पी अपॉन के को क्या बोलते हैं, वैसे तो के अपॉन रो सी पी को बोलते हैं, के अपॉन रो सी पी को क्या बोलते हैं, अल्फा। यह है थर्मल कंडक्टिविटी, यह है थर्मल कैपेसिटी। वो थर्मल कंडक्टिविटी है के, ये थर्मल कैपेसिटी, और अल्फा होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, DIFFI, DIFFI थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कैपेसिटी। ये जस्ट इसका उल्टा है, इसको जो पलटोगे तो 1/अल्फा आ जाएगा ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/अल्फा। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करके देखता हूँ क्या आएगा। 1/r, इसका डिफरेंशिएशन करो, u इंटू वी लगाओ, पहला एज इट इज कर्ल टी बाय कर्ल r एज इट इज देखा, r का कर लिया, फिर r एज इट इज इसका करूंगा तो ये आ जाएगा, है ना, ये तो कैंसिल हो जाने का। इसको अंदर ले जाओ, इसको जब अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं ऊपर देखता हूँ, ये मिटा देता हूँ सारा, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, बस ये डेरिवेशन खत्म हो चुका है बेटे। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/, अरे इसको क्या हुआ, अरे बाप रे बाप, इसको शाही की जरूरत है, अभी देते हैं शाही। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल एक्यूमुलेशन लगाया, जनरेशन लगाया, ठीक है, और क्या कर दिया, एक्यूमुलेशन, जनरेशन और स्टोर्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/r, इससे मल्टीप्लाई करो, अंदर कर्ल टी बाय कर्ल r प्लस r, 1/r के नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल r स्क्वायर। ठीक है, बस ये टर्म मैंने ना पहले लिख दी, बाकी दो टर्म बाद में जोड़ दो, प्लस पहले लिख दो कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर, उसके बाद ये लिख दो प्लस, याद रखने का तरीका आसान है, प्लस 1/r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल फाई स्क्वायर। ठीक है, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल फाई स्क्वायर, पीछे ये प्लस क्यू जी अपॉन के, अरे इसको क्या हो गया, 1/अल्फा कर्ल टी अपॉन कर्ल टाउ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। बस यही फाइनल एक्सप्रेशन है आपका, यही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। दोबारा लिखूं, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है लिखने का, क्या है, और वो ऐसे है, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल r स्क्वायर, फिर एक बार दोबारा r की टर्म 1/r कर्ल टी बाय कर्ल r, फिर z की टर्म कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल z स्क्वायर, फिर फाई में r स्क्वायर 1/r स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल फाई स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1/अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। अब इसमें
इसमें है ना एकदम चेंजमेंट वो करना चाहे तो कर सकता है खुद की तरफ से। जैसे जैसे वो कह देगा, अगर वो कह दे कि भाई सिर्फ वन डायमेंशन की बात करो तो सिर्फ आर आर को रहने दो, इन दोनों टर्म को जीरो कर दो, हटा दो। या फिर वो कहे कि भाई ये पूरी टर्म ठीक है, इसमें से हीट सोर्स हटा दो। हीट सोर्स हमेशा बॉडी के अंदर होता है, अगर वो बॉडी के बाहर हीट सोर्स का है ना तब भी इसको हटा देना है। और वही अगर वो कहे कि भाई सिलेंडर के बाहर है हीट सोर्स, सिलेंडर के बाहर है हीट सोर्स, तो भी इसको हटा दो, ये हीट सोर्स की टर्म है, जनरेशन की टर्म है। और वो कहे कि सिलेंडर के अंदर हीट सोर्स है ही नहीं, तब भी इसको हटा दो, सिर्फ ये बचेगी। अगर वो कहे कि स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट है, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वन डायमेंशन का तो सिर्फ एक लेके चलो, या तो सिर्फ ये टर्म, या सिर्फ ये टर्म लो, बाकी दोनों हटा दो, या सिर्फ ये टर्म लो, कोई भी एक डायमेंशन ले लो। तो ये सिलेंड्रिकल इक्वेशन है। ऐसे ही कार्टेशियन इक्वेशन है, अगर आपने ये करी है और पिछली नहीं करी तो पिछली देख लेना, और पिछली कर रखी है तो ये देख लेना, ये दोनों काम आएगी। और आई होप आपको ये समझ में आएगी। मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है इस पे, और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कमेंट देख के आपके। बाकायदा अगर आपको ये लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस में वो है, या थोड़ा आपका ध्यान थोड़ा सा नहीं रहा, तो एक बार दोबारा देखो इसको, पक्के सही समझ में। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना वीडियो को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। और हाँ, कोई टॉपिक जिस पे आपको वीडियो बनवानी हो ना हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, वो भी बताना, उस पर भी बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक